फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ये आप लोग के दिसंबर 2024 का पेपर फर्स्ट है। इसमें हम लोग सीडीपी का जितने भी क्वेश्चन है यानी 30 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो ईवीएस के क्वेश्चन है। तो आज हम लोग ईवीएस के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप लोग लास्ट तक क्लास तक बने रहिएगा और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो पहले की जो क्लासेस नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखिए। अगर आप सीटेट में अच्छे नंबर लाना चाह रहे हैं तो आप लोग को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। थ्योरी के बाद आप लोग को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो यहाँ से आपको सीधे मिलेंगे। तो इसलिए आप लोग जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाइए, समझिए उसको। तो ये आप लोग का इन्वायरमेंटल स्टडी यानी पर्यावरण अध्ययन का है, पार्ट 3 है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा गया है। इसमें आपसे बताना है, इसमें आप लोग का कथन और कारण का दिया गया है। तो इसमें आप लोग को पूछा गया है कि हाथियों के झुंड में केवल हाथिनियों और बच्चे ही रहते हैं। उसके बाद अगला क्या है, यहाँ पे देखिए अगला या इसका कारण क्या बता रहा है कि हाथी 14-15 साल बाद झुंड छोड़ देती है और अकेले रहती है। तो जब आप इसकी थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये जिसमें हाथियों के झुंड में केवल हाथिनी और बच्चे ही होते हैं, और उसके बाद ये 14 से 15 साल में जो बच्चे होते हैं वो इस झुंड को छोड़ देते हैं और वो खुद अकेला रहने लगते हैं। तो ये आप लोग का ये भी सही है और इसका सही व्याख्या। तो यहाँ पे आपको कथन है, ये आप क्वेश्चन ढूंढ लिए हैं पर बहुत ध्यान से आपको यहाँ पे आंसर ढूंढना होगा, क्योंकि आपके सामने 4 प्रकार के ये टाइप दिए गए हैं। तो आप लोग का दोनों सही है और इसमें से देखना है क्या व्याख्या भी कर रहा है। तो हाँ, व्याख्या भी कर रहा है। अगर आपको व्याख्या का पता लगाना हो तो आपको पहले पढ़ना होगा हाथियों के झुंड में केवल हाथिनियां और बच्चे ही रहते हैं, क्योंकि हाथी 14-15 साल बाद झुंड छोड़ देती है और अकेले ही रहती है। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे है एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 खाए आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की कहानी है, ताकि ना सिर्फ प्रक्रिया और तकनीकी को बच्चे समझे बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराह सके। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है। तो यहाँ पे अब ऑप्शन आपको पढ़ना होगा, किसी वस्तु को बनाने में कितनी श्रम की जरूरत होती है उसकी व्याख्या करना है। व्याख्या थोड़ी ना यहाँ पे करना है। प्राकृतिक परिवेश में किस प्रकार से भिन्न वस्तुएं बनाई जा सकती है उसकी चर्चा करनी है। यहाँ पे अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभव के पहलुओं से जोड़े। जब ये बात आप बच्चों को बताएंगे तो बच्चों को उनका खुद का अनुभव वो घर पे देखे होंगे, समझे होंगे, तो पहलुओं को जोड़े, अवलोकन एवं उदाहरण की सहायता से समझ को विकसित करना। आम पापड़ किस प्रकार से बनाया जाता है इसकी समझ विकसित, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आपका तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। यानी यहाँ पे मोहन क्या है, मोहन इज ए क्लास 5 टीचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। ही रिटन द फॉलोइंग एक्टिविटी ऑन द ब्लैक बोर्ड इन हिज क्लास। यानी ये क्या कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड, यहाँ पे हुए अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों को श्यामपट पर लिखता है। फिर वो अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धि के बारे में पता करे और उसकी वर्तमान स्थिति में तुलना करे। उपरोक्त गतिविधियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। तो यहाँ पे साक्षात्कार है, चर्चा करना है, परियोजना है, भूमिका निर्वाह करना है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा परियोजना, यानी यहाँ पे ऑप्शन 2 सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा में बच्चों के 2 समूह बनाती है। विद्यालय में यूनिफॉर्म होना चाहिए या नहीं, इस विषय पर वाद विवाद गतिविधि कराती है। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे निगेटिव पूछा है। तो यहाँ पे वाद विवाद में बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलता है, बिल्कुल सही है। कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने को प्रोत्साहन मिलता है, ये भी सही है। कक्षा में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर प्राप्त होता है। उसके बाद यहाँ पे वाद विवाद में बच्चे अपने साथियों के ज्ञान आकलन कर लेते हैं, यानी ज्ञान का आकलन कर लेते हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा।
फिर यहाँ पे आप वाद विवाद में बच्चों अपने साथियों के ज्ञान का आकलन करते हैं, ये भी सही है। लेकिन हमारे सामने चारों ऑप्शन सही है, लेकिन हमारे सामने जो ये ऑप्शन दिया गया है इसमें चारों नहीं है। अब इस स्थिति में क्या होगा, तो हमारे चारों ऑप्शन सही है, तो आप इसमें से कोई लगा सकते हैं, क्योंकि इसका जो आयोग ने आंसर दिया है इसमें से वो चारों दिया है, और इसमें से आप अगर चारों में से कोई भी एक ट्रिक करते हैं तो आपका सही होगा। आगे देखिए, अगला है बच्चे विभिन्न कुशल कार्य जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत बुजुर्गों से का वर्णन करते हैं। उपरोक्त कथन में सीखने की के सूचक, सीखने का उद्देश्य, दक्षता कथन, सीखने का प्रतिफल। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पे आपका कि ये है आप लोग का सीखने के प्रतिफल। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल की खाड़ी पर समुद्री तट वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन है। तो बंगाल का खाड़ी इस तरह से हमारा भारत है, इधर आप लोग का अरब सागर है और इधर आप लोग का बंगाल है। अब बताया है कि इस तरह पे कौन सा है जो केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पे कर्नाटक है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है कि बताइए राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो। तो इन चारों में से केंद्र शासित प्रदेश कोई नहीं है, लेकिन ये जो आप लोग का इधर बंगाल का खाड़ी है, यानी बंगाल के खाड़ी तरफ इधर क्या दिखता है, आंध्र प्रदेश। केरल आपका यहाँ है, कर्नाटक इधर है, तेलंगाना भी इधर है, लेकिन जो आंध्र प्रदेश है यहाँ पे है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ पे देखिए, एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के 5वीं कक्षा की पाठचर्या में पाठ 13 गौरव जानी के अद्भुत यात्रा का वर्णन है। तो ये आप लोग का करती है। यह पाठ निम्नलिखित में से कौन सी थीम का हिस्सा है। तो आप लोग पढ़े होंगे जब आप लोग को ईवीएस में थ्योरी बताई जाती है तो वहां पे थीम बताई जाती है। तो ये बताइए कि अद्भुत यात्रा ये कौन सी थीम है। आपसी संबंध है, परिवार और मित्र है, आवास है, काम और खेल है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ये एक अद्भुत यानी यात्रा। ये क्या है, आप आवास है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आप लोगों से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पर्यावरण अध्ययन के एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती है दिखाई देती है। तो बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं, बच्चे अवधारणाओं के बीच नई नई कड़ियों को जोड़ने में अपना अनुभव उपयोग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे निगेटिव पूछा है, ध्यान दीजिएगा जब क्वेश्चन आप पढ़े तो उसमें ध्यान दें क्या कहीं निगेटिव तो नहीं पूछा है। कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरह से गलत हो जाते हैं कि पूछा रहता है निगेटिव, अब निगेटिव को ध्यान नहीं देते और पॉजिटिव वाला आंसर दे देते हैं। बच्चों में अवधारणाओं के नई नई कड़ियां जोड़ने में अपना अनुभव उपयोग कर रहे हैं, बच्चे ठोस वस्तु पर क्रिया करके सीख रहे हैं, बच्चों के अनुभव में सम्मान दिया जा रहा है, जो बच्चों का अनुभव है उसका सम्मान दिया जा रहा है। तो बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल करें, यही गलत है और हमारा आंसर भी यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका। यहाँ पे देखिए, सिद्धू एक कक्षा 4 की शिक्षिका है। सिद्धि यानी एक कक्षा 4 की शिक्षिका है। वो अपने कक्षा के बच्चों को एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 हूँ तू पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को वह खेल के मैदान में ले जाकर कबड्डी खेल खिलाती है। खेल खेलने से पहले वह सभी बच्चों को इस खेल के नियम भी बताती है। शिक्षिका इस खेल को खेलने से पहले बच्चों के नियम क्यों बताती है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है। एक शिक्षक है, कोई पार्ट ऐसा है जिससे खेल में सिखाया जा सकता है। अब वो शिक्षक खेल के लिए कबड्डी खेलने के लिए फील्ड में लेके जाता है, लेकिन वो खेलने से पहले वो बच्चों को कुछ नियम रूल कानून सिखाता है। तो पूछा है कि क्यों सिखाता है। तो वह बच्चों को ध्यान इस ओर खींचना चाहती है कि खेल की तरह ही जीवन में भी हम नियम बनाते हैं ताकि सभी कार्य सही ढंग से किए जाए। हम सभी समाज में इस प्रकार के नियम से बंधे कि जिसके द्वारा हम आपस में मतभेद और झगड़े सुलझा सकते हैं। तो नियम बनाने से सभी बच्चों का ध्यान खेल की अपेक्षा नियम पर बहुत अधिक रहता है। तो यहाँ पे आपका सही कौन सा हो जाएगा। तो आपको इस ऑप्शन में से ढूंढना है कि बताइए सबसे इसमें कौन सा सही है। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही, लेकिन जो ये 4 ऑप्शन दिया है, नियम बनाने से सभी बच्चों का ध्यान खेल की अपेक्षा, खेल तो खिलाने के लिए शिक्षक ले गई है, लेकिन खेल के अलावा उसका बच्चों का ध्यान नियम पे ही रह जाए, तो ये गलत है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यानी यहाँ पे ये वाला नहीं होगा। अब हमारे सामने ए बी सी किस ऑप्शन में, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, हमारे सामने कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, बायोमास एंड फॉसल फ्यूल आर द 2 मेन कन्वर्जेंशियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। कन्वर्जेंशियल सोर्सेस आर दोज व्हिच
ए रिन्यूएबल इन नेचर। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जैव मात्र एवं जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। उसके बाद जो पारंपरिक स्रोत हैं उन जिनका स्वभाव नवीकरण होता है। तो पारंपरिक जो स्रोत होता है क्या वो नवीकरण है या नवीकरण है? तो नवीकरण और अनवीकरण क्या होता है? नवीकरण में किसी चीज को हम बार बार बना लेते हैं, लेकिन अनवीकरण में हम कुछ चीज को एक बार प्रयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ये तो सही है, पर ये जो जैव पारंपरिक है जीवाश्म जैसे कोयला है, कोयला अब समाप्त हो गया तो हम उसको नहीं बना सकते, तो ये गलत है। तो ये केवल आपका ए सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पे आपका ये जो ए और बी ये सही है, लेकिन जो आप लोग का ये जो बी ऑप्शन है बी आपका गलत है। तो ये आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 72 का है। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें आपसे पूछा ऐसा पाया गया है कि बच्चों के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं। यह गलतियां हमारे पूर्वाग्रह का परिमाण हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होना चाहिए? आपके सामने ऑप्शन है। पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने होते हैं, बच्चों की योग्यता व कार्य निष्पादन के संबंध में पहले के अनुभव होते हैं, किसी एक विषय और उसके किसी एक क्षेत्र की परीक्षा से जुड़े पूर्व परिणाम होते हैं, बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि होती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आप बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही हो जाता है, यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यहाँ पे आपसे पूछा गया है जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना शाल बनाई जाती है वो लगभग 5000 मीटर ऊंचाई में पाई जाती है जहां बहुत सर्दी पड़ती है। बिल्कुल सही है। इतनी सर्दी में बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बाल की परत उग जाती है, ये भी सही है। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए इसका व्याख्या है या नहीं है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी इस दोनों सही भी है और व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं और उनमें फुर्ती भी कम होती है। अनीमिया बच्चों के शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर करती है। तो ये आप लोग का अनीमिया के बारे में पूछा गया है और अनीमिया के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पे दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही मिलान चुनिए। यहाँ पे आपको मिलान बताना है। तो लावड़ी तमिलनाडु में, कथक कर्नाटक में, भारतनाट्यम उड़ीसा में और बिहू असम में। तो यहाँ पे कौन सा नृत्य है जो किस राज्य में पाया जाता है उसके बारे में पूछा गया है। तो सही ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, बिहू जो कि असम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्रमशः घास काटने तथा घास को कुतरने के लिए, घास को कुतरने और घास को काटने के लिए, क्रमशः घास को काटने तथा घास को चबाने के लिए, क्रमशः घास चबाने और घास को काटने के लिए। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा क्रमशः घास को काटने और चबाने के लिए। आगे का जो आप लोग का दांत है, आप आगे के दांत से जो इंसीजर वाला होता है उसे क्या करते हैं? आप काटते ही है, फिर जो साइड में है उससे कूचते हैं। तो गाय भी वही कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है 77 का? तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन में किस्से और कहानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक किस्से और कहानियों को रुचि लेकर सुनाते हैं, इसलिए उनको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बच्चों का पर्यावरण से संबंधित मुद्दे के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से और कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया है। बच्चों यानी क्योंकि बच्चे कहानी के पात्रों से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं, इसलिए इनको पाठ्य
पुस्तक में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो किस्से और कहानियों समाज को पसंद, इसलिए इनका पर्यावरण के पाठ्य पुस्तक में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बी और सी। अब देखिए यहाँ पे बी है और सी है, किस ऑप्शन में बी सी दिया है, तो ये आप लोग का 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, फिर से आप लोग का कथन कारण वाला क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पे आप लोग का जो कथन कारण वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाएं, रोजमर्रा की समस्या और आज से जुड़ी हुई ज्वलंत समस्याओं को रखा गया है। बिल्कुल सही कहा गया है। इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सके, समस्याओं से अवगत हो, उनके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ बना सके। तो ये भी सही है और व्याख्या भी सही है, तो ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा है उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना घंटा लेता है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो 4 घंटा, 5 घंटा, 2 घंटा और 3 घंटा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग का 79 का हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी ये 2 घंटा समय ले लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक व्यक्ति मृत समुद्र का खारी झील में नहीं डूबेगा। यानी आपको भी पता होगा कि जो समुद्र होता है इसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन वहीं पे नदी होता है, नदी में जो नमक का मात्रा कम होता है। तो जहां पे नमक ज्यादा है, यहाँ पे समुद्र में क्या है, घनत्व ज्यादा है। जब घनत्व ज्यादा है तो इसमें व्यक्ति डूबेगा नहीं, लेकिन नदी में घनत्व क्या है, कम है, तो इसमें व्यक्ति डूब जाता है। तो वही कहा गया कि एक व्यक्ति मृत समुद्र, और मृत समुद्र में जो सबसे ज्यादा नमकीना लवणता पूछी जाए तो उसी में, या खारी झील में नहीं डूबेगा, भले ही वह तैरना न जानता हो। इसकी वजह है तो समुद्र के पानी का न उच्च न निम्न घनत्व, समुद्र के पानी की मात्रा, समुद्र के पानी का उच्च घनत्व और समुद्र के पानी का निम्न घनत्व। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, समुद्र के पानी का उच्च घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्व से बना होता है, तो स्टील, आयरन, जिंक, टीन, लिथियम, सोडियम, ब्रांज, कॉपर, एल्युमिनियम, सोडियम, ब्रांज और पोटेशियम। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आप लोग का ब्रांज है ये मिश्र धातु है, यहाँ पे भी मिश्र धातु है, स्टील भी मिश्र धातु है, लेकिन टीन, लिथियम, सोडियम ये क्या है, केवल तत्व है। तो ऑप्शन 2 सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 82 का क्या है, यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कक्षा बच्चों की गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणी भी दर्ज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है, तो यहाँ पे अवलोकन, सूचिंग, रेटिंग स्केल, उपाव्याख्यान, कोडल रिकॉर्ड और पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है, पोर्टफोलियो हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 2 भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी या डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाती हैं, ये 2 भारतीय पक्षी कौन है। तो आप देखे होंगे कि ये वृक्ष होता है, वृक्ष का डाली होता है, लेकिन बहुत सारी पक्षियों का घोंसला इस तरह से बना होता है, यानी नीचे के तरफ होता है। तो बसंत गौरी या शक्करखोरा, शक्करखोरा तो उसमें पेड़ में ही बनाता है, कली चींटी और बीबर पक्षी, दार्जिन चिड़िया और कल चिड़िया, और शक्करखोरा और दार्जिन चिड़िया। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा शक्करखोरा और दार्जिन चिड़िया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, ठंडे के मौसम में छिपकली लंबी और गहरी निद्रा में चली जाती है। कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी गहरी निद्रा में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बताइए कौन सा सही है, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षक अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनसे कुछ वस्तुएं इकट्ठा करने को कहता है। इसके बाद वह बच्चों के साथ बैठकर, यहाँ पे बैठकर उन बच्चों को विभिन्न समूहों में बांटने के लिए कहता है। बच्चे वस्तुओं को उसके गुण के आधार पर विभिन्न समूह में बांट देते हैं। शिक्षक के द्वारा गतिविधि को कराने का क्या सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है।
यहाँ पे ऑप्शन आप देखिए, पहला है गतिविधि बच्चों में सीखने के अन्य पक्षों की तुलना में संज्ञानात्मक पक्षों को काफी हद तक मजबूत करती है। गतिविधि बच्चों के सभी अवधारणाओं को समझ विकसित करती है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीखते हैं। यह गतिविधि कराने में सब बच्चे परिभाषा और तथ्यों को समझने में बहुत कम गलतियां करते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बताइए यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में बच्चों से एक गतिविधि कराने के लिए कहता है जिसमें सभी बच्चे एक अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी पानी में डूब जाती है। गतिविधि के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती है और कुछ वस्तुएं पानी में तैरती है, ऐसा क्यों? निम्नलिखित परिस्थितियों में एक शिक्षक को क्या सबसे उपयुक्त करना चाहिए। तो शिक्षक को बच्चे से कहना चाहिए कि ऐसा घनत्व के कारण हो रहा है। प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करने, अपनी टिप्पणियां दर्ज करने और उन टिप्पणियों को अर्थ बताने की आजादी दे। जो प्रत्येक बच्चे की परिकल्पना करना, परीक्षण करना और गतिविधि आधारित सामान्यीकरण करने का अवसर प्रदान करे। शिक्षक को यह कहना चाहिए कि इसका मुख्य कारण अपनी बड़ी अक्षरों में समझेंगे, यानी जो कहा गया कि आप अपनी बड़ी अक्षरों में समझेंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आप लोग का सही होगा, यहाँ पे आप लोग का बी और सी हो जाएगा। ये सीधा थोड़ी आप बता देंगे कि घनत्व के कारण, बच्चों को समझाना होगा कि हाँ ये घनत्व होता क्या है, इसके कारण क्यों डूब रहा है। या फिर आप ये थोड़ी कहेंगे कि इसको हम नहीं समझेंगे, बड़ी कक्षा में समझेंगे। तो ये भी आप लोग का गलत है। तो बड़ी कक्षाओं में समझने के लिए नहीं कहेंगे। तो आपके सामने बी और सी सही हो जाता है। तो सही ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन की क्वेश्चन है। इसमें देखिए, आज अब भारत में 10 AM समय है। आज ही लगभग मध्याह्न होगा, यानी कहाँ मध्याह्न का मतलब कहाँ पे 12 बज रहा होगा। तो जापान में, सिंगापुर में, लंदन में, कराची में। तो सही ऑप्शन यहाँ पे कौन हो जाएगा? यहाँ पे आपका सिंगापुर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन के बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देगी। तो बच्चे कक्षा में चर्चा करते हुए अपने अनुभव बांटते हुए भी दिखाई देंगे। बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे। बच्चे तरह तरह की गतिविधियों में क्रियाशील होकर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। या बच्चे को गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन होता दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इसमें से बताइए आपका सही कौन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग का दूरी और समय से पूछा गया है। तो एक व्यक्ति ने 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली स्टेशन बंगलौर के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन नई दिल्ली में 17 घंटे पर चली और 17 घंटे पर 31 जनवरी 2023 को बंगलौर पहुंची। यदि नई दिल्ली और बंगलौर की बीच की दूरी लगभग 1776 किलोमीटर है तो ट्रेन की पूरी यात्रा का औसत गति क्या होगा। तो औसत गति आप कैसे निकालेंगे? टोटल दूरी बटा टोटल समय। तो आप अब निकालेंगे यहाँ पे कि जो बंगलौर और यहाँ पे पूछा गया है दिल्ली के बीच की दूरी कितनी है। यहाँ पे फार्मूला आप लोग का कौन लगता है? यहाँ पे पूछा क्या है? गति पूछा है। तो औसत गति आप लोग का हो जाता है टोटल, यानी टोटल दूरी बटा टोटल समय। तो यहाँ पे आप लोग का टोटल समय कितना दिया है, यानी किलोमीटर 776 किलोमीटर आपका समय दिया है। और यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं समय कितना हो चुका है, यहाँ 30 जनवरी 2023 को यहाँ पे नई दिल्ली स्टेशन में बंगलौर के लिए ट्रेन पकड़ी और ट्रेन ने नई दिल्ली में 17 घंटे पर चली और 17 घंटे पर 31 जनवरी 2023 को बंगलौर। तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। अब इसको आप काटेंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन 3, 74 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी यहाँ पे आप सीधा सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आपको दूरी दे दिया है, समय भी बता दिया गया है, तो ये आप लोग आंसर को सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए।
निम्नलिखित में से अभी कथन और कारण को आगे रखा गया है। कथन को ध्यान में पढ़े और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या थीम पर आधारित है और प्रत्येक थीम अंतः संबंधित है। पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या को थीम आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण है कि इससे हर थीम की गहराई समझ बनती है और थीम की शुरुआत सवालों से होती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही है, तो यहाँ पे आपका तीसरा सही हो जाएगा। तो ये आप लोग का सीडीपी के जो आप लोग का ईवीएस का क्वेश्चन था कंप्लीट हो चुका है। तो अब नेक्स्ट क्लास में अगले पेपर पे बात करेंगे। अगर हो सके तो हम लोग हिंदी वाला देख लेंगे, उसके बाद फिर जो अगला पेपर है जो जनवरी वाला, आप लोग को पता है 2024 में जनवरी और फिर जुलाई में भी हुआ था। तो इन पेपर को देखने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग को क्लास कैसा लगा और इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, तो आप लोग इन सारे क्वेश्चन को याद करते हुए चलिए, उसको देखते चलिए, हो सके तो आप नोट कर